इकोनॉमी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगी। तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, जिसको हम लोग व्यय कहते हैं, लोक व्यय बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अर्थव्यवस्था के दशा को निर्धारण करने में। क्योंकि अगर आपके सरकार की खर्च या जो सरकार है वो व्यय की नीतियों को बनाती है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मंशा होती है कि अर्थव्यवस्था में हम अपने जो दूरगामी उद्देश्य हैं उन दूरगामी उद्देश्यों को साथ लेकर के चलें। तो इसलिए वो ऐसे एस्पेक्ट को लेकर के बात करती है। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि पब्लिक फिनांस क्या है, ठीक है, पब्लिक फिनांस पे बात करने जा रहे हैं, और ये पब्लिक फिनांस में कौन कौन से एरिया आते हैं, ये सारे पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले जो पब्लिक फिनांस है, यानी रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की जो आय होती है उस पर हम बात करते हैं। और सरकार का लोक वित्त या सरकार का पैसा, यानी सरकार की रेवेन्यू कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत लोक वित्त जो आपका है पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक है। इस पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक के अंतर्गत फाइनेंस का मतलब होता है कि इनकम आइटम एंड एक्सपेंडिचर आइटम दोनों का अध्ययन करना है। देखो, सरकार अगर आपके देश से, ठीक है, आपके यहाँ से टैक्स लगाती है और टैक्स लगाने से सरकार को रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर सरकार ज़्यादा टैक्स लगा देगी तो सरकार को इनकम ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और एग्रीगेट डिमांड कम होने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम जनरेट करेगी। लेकिन अगर सरकार टैक्सेशन कम करती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, प्रमोट होती चली जाएगी। तो इस प्रकार जो आपका पब्लिक फिनांस होता है, पब्लिक फिनांस का मतलब यह होता है कि सरकार की आय व्यय की नीतियां, एक्सपेंडिचर इनकम पॉलिसीज, जिससे अर्थव्यवस्था के दूरगामी लक्ष्यों को भी हम लोग टारगेट कर सके। तो जो आपका राजस्व है, जो रेवेन्यू की हम बात करते हैं, तो रेवेन्यू दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, और ये राजन और स्व से मिलकर के बनता है। तो राजन और स्व से मिलकर के जब बनता है तो हम देखते क्या है कि राजन और स्व का से मिलकर जब ये बना तो इसमें जिसका अर्थ होता है राजा का धन। तो ये जब प्राचीन हमारा जो संस्कृत भाषा था, संस्कृत भाषा से हमने इन शब्दों को लिया और वहां पर देखा कि राजन जो राजा का धन होता है उसके आधार पर इसका हम विश्लेषण करते हैं। लेकिन जब हम आगे बात करते हैं कि पब्लिक फिनांस जो है वो पब्लिक और फाइनेंस से मिलकर के बना। पब्लिक और फाइनेंस का मतलब होता है, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, वो जनप्रतिनिधि यानी जन लोग, और उनके द्वारा जो एकत्रित किया गया धन है, यानी लोगों के ऊपर से, चाहे हम टैक्सेशन के द्वारा हो चाहे उनकी फीस के द्वारा हो, तो उससे जो हमको फाइनेंस मिलता है उसको हम इसके अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। अर्थात जनता का धन सरकार जो अपने मतलब सरकार जो देश के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए लगाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब इसमें अगर हम कुछ दोषों की बात करते हैं तो इसमें कुछ है, जैसे जो परिभाषाएं प्रयोग की गई वो परिभाषाएं प्रॉपर नहीं थी, और उन्होंने लोक सत्ताएं राज्य की वैधानिक अंग होती हैं, और इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम जनरेट करती हैं। लेकिन उन चीज़ों को अभी हम इसमें नहीं डिस्कस करते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास जो पॉइंट मिलता है वो थ्योरी, उसका परिभाषा की बात करते हैं। तो लुट्ज के अनुसार लोक वित्त उन साधनों की व्यवस्था है जो सुरक्षा और वितरण का अध्ययन करती है। मैं बताऊं, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जब आपने एनालिसिस पढ़ा होगा तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक बात पे फोकस करते थे कि राज्य का केवल कार्य सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना होता है, ये सुरक्षा व्यवस्था है, और उसके साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो हमारे पास वितरण प्रणाली होती है उस वितरण प्रणाली को मेंटेन करना होता है। तो उसी के अनुसार लुट्ज ने उस बात को डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि सरकार के खर्चों को चलाने के लिए जो सरकार धन कलेक्ट करती है उसको हम लोक वित्त के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वहीं कार्ल प्लेहन ने इसको डिफाइन किया कि लोक वित्त वो विज्ञान है जो राजनीतिज्ञों को उन क्रियाओं का अध्ययन करती है जिनके द्वारा वे राज्य के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। और राज्य के कर्तव्य क्या है? हम अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते रहें, अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहे, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति ना ज़्यादा फैले। तो इस प्रकार के जो लक्ष्य होते हैं, राज्य के कर्तव्य होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने कई डिफिनीशंस पे बात किया और उन डिफिनीशंस के आधार पर हमने बताया कि लोक वित्त मूल रूप से सरकारों के जो इनकम एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर से संबंधित है तथा सरकारों का अर्थ केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सत्ताओं से है और वर्तमान समय में लोक वित्त का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया। अब इसके अंतर्गत सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त, देखो अब मैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करने जा रहा हूं, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी वो केवल इनकम एक्सपेंडिचर की बात करती है, लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या करती है, वित्तीय प्रशासन की, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करता है, अकाउंटिंग की बात करता है एंड फाइनेंस कंट्रोल की बात करता है। ठीक है, जब कीन्सन इकोनॉमिस्ट आए और कीन्सन इकोनॉमिस्ट ने साफ साफ बताया कि जो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी है यानी मनी फ्लो है, दैट डिटरमाइन द इकोनॉमी, तो उसके आधार पर अब पब्लिक फाइनेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत इन चीजों को भी स्टडी की जाने लगी। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास पब्लिक फाइनेंस है, वो पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत हमारे पास विषय वस्तु क्या आती हैं, उन विषय वस्तुओं की हम बात करते हैं। तो लोक वित्त की जो विषय वस्तु की जानकारी के लिए याद रखना होगा कि इसको हम एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन, देखो सबसे पहले जब इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ तो इकोनॉमिक्स में आप हम बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया उस समय रहता था पब्लिक फिनांस ही रहता था, क्योंकि एक राज्य को चलाने के लिए कहां से धन आएगा और कहां पर खर्च होगा ये एक डिफिकल्ट टास्क होता था। तो वेल्थ ऑफ नेशन में इसी बात को बताया गया, एडम स्मिथ जी ने बताया कि अर्थव्यवस्था में हम पैसे को कहां से पाएं और इसको कैसे खर्च करें, इस पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी की बात किया था। और उस बुक में जो खंड 5 है उसमें लोक वित्त के विभिन्न अंगों का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, जिसमें खंड 3 में जो अध्याय जो क्रमशः सरकार के व्यय, सरकार को कहां पे खर्च करना चाहिए, सरकार को कहां से अपनी रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए, तथा सरकार को लोक ऋण, क्योंकि लोक ऋण इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सरकार के पास जो आगम है, सरकार की जो राजस्व है, सरकार के जो राजस्व हैं वो व्यय के बराबर हों। आपने देखा होगा जितनी भी कंट्री होगी उसमें राजस्व से ज्यादा एक्सपेंडिचर की आवश्यकता होती है। तो अब राजस्व से ज्यादा जो एक्सपेंडिचर होगा उसको हम लोग डेप्ट के माध्यम से ही फुलफिल करेंगे। और ये डेप्ट कैसा होगा, या तो ये डेप्ट आंतरिक डेप्ट होगा और या ये बाह्य डेप्ट होगा कि हम अपने देश की सरकार से ले रहे हैं ऋण या विदेशों से। अब इट विल बी डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। अब कैसे सिचुएशन डिपेंड करती है, सपोज दैट आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हो, देखो कैसे स्ट्रेटजी चेंज होती सरकार की। आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हो और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हमको क्या कहा है कि लोगों की एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। अब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार को एक्सपेंडिचर पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, सरकार को एक्सपेंडिचर पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, सरकार को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सरकार जब खर्च ज्यादा करेगी यानी जितनी आगम आती है उससे ज्यादा खर्च करेगी, तभी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अब इस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, वो डेप्ट लेगी। अब प्रश्न बनता है कि ये डेप्ट आएगा कहां से, तो ये होता है कि क्या आंतरिक डेप्ट लेगी, क्या देश के लोगों से उधार लेगी, क्या बाह्य स्रोतों से डेप्ट लेगी, ये एक प्रश्न बनता है। तो इसका आंसर है कि आंतरिक स्रोतों से अगर वो डेप्ट लेगी तो जो एक्सपेंडिचर का टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। अब क्या टारगेट है, सरकार व्यय करके आपकी क्रय शक्ति को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन आंतरिक ऋण लेकर के वो आपकी क्रय शक्ति को घटा भी तो रही है। तो अगर सरकार का उद्देश्य अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके एग्रीगेट डिमांड को प्रमोट करना है तो कभी भी वो आंतरिक डेप्ट पर फोकस नहीं करेगी, वो फोकस किस पे करेगी, बाह्य ऋण पर ज्यादा फोकस करेगी। और ये बाह्य जो ऋण होगा वो बाह्य ऋण क्या करेगा, ये जो बाह्य ऋण होगा ये अर्थव्यवस्था को प्रमोट करेगा, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी एक तरफ तो व्यय के माध्यम से बढ़ चुकी है और दूसरा इस ऋण की व्यवस्था हमने अपने देश के घरेलू संसाधनों से न करके हमने विश्व बाजार से इसको लिया। तो अगर इकोनॉमी में
ऐसी रणनीतियां। लेकिन अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशन में फंसी हुई है तो सरकार घाटे का बजट बनाती है, और घाटे का बजट बनाने के बाद अचानक इन्फ्लेशन दिखाई पड़ता है, मुद्रास्फीति दिखाई पड़ती है। तो अब सरकार डेप्ट कहां से लेगी? तो बाह्य स्रोत से न लेकर के आंतरिक स्रोत के ऋण पर निर्भर करेगी कि हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी को अपनाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर दो तीन टारगेट को एक साथ वो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के माध्यम से आपकी परचेजिंग पावर को प्रभावित कर रही है। और ये परचेजिंग पावर क्या होती है? ये मार्केट मैकेनिज्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण अंग के द्वारा अर्थव्यवस्था का ये निर्धारण करती है। तो ये हमने बताया कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेप्ट दैट प्लेइंग द की रोल इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बाद में जो आपके रिकॉर्डर साहब आए और रिकॉर्डर साहब ने अपनी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। 1819 में इन्होंने ये बुक लिखी, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। ये बुक बहुत पूछी जाती बार बार। इन्होंने करारोपण की विभिन्न समस्याओं पर इस पे बात किया गया। ठीक है, जिसमें अध्याय 10 में यह पूछा गया कि जो टैक्सेशन में प्रॉब्लम आती है, उस टैक्सेशन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती कि इफ वी इम्पोज द टैक्स इन द कंट्री, मान लीजिए हम एक टैक्स लगा देते हैं तो उससे निश्चित रूप से आपकी क्रय शक्ति प्रभावित होगी, आपकी क्रय शक्ति पहले से कम हो जाएगी। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है उसमें हमको एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाना होगा जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की क्रय शक्ति कम ना हो। तो उन्होंने कहा कि टैक्सेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को हमको इसमें देखना होगा। ठीक है, उनके बाद उन्होंने लोक ऋण की विस्तृत विवेचना उन्हीं के रिकॉर्डर साहब के ही आगे जो उनका लेख था उस लेख में इनको मिला, और उस लेख में इन्होंने बताया कि ऐसे ऑन द फंडिंग सिस्टम पर इन्होंने बात किया। ऐसे ऑफ द फंडिंग सिस्टम में इन्होंने बताया कि कैसे जो विस्तृत विवेचना है कि पब्लिक डेप्ट के विषय में इन्होंने बहुत डीपली लिखा और इस पब्लिक डेप्ट के विषय में इन्होंने बात किया। और रिकॉर्डो न केवल पब्लिक डेप्ट को बल्कि लोक वित्त के अध्ययन को विषय वस्तु माना कि ये सब्जेक्ट मटेरियल होता है जो हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैंने दो अप्रोच आपके साथ डिस्कस किया है। एक एडम स्मिथ का अप्रोच डिस्कस किया जिसमें वेल्थ ऑफ नेशन की बात की गई, एंड अनदर अप्रोच विद द रिकॉर्डियन थ्योरम के साथ मैंने काम किया जो उनके प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन पे हम लोग बात करते हैं। अब आते हैं, बात हमारी आती है जे.एस. मिल ने जो एक अपनी पुस्तक लिखी थी, और ये पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट थी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें लोक वित्त के जो विभिन्न कंपोनेंट थे, जो विभिन्न डायमेंशन थे, उस पर चर्चा की गई थी। लेकिन इस पुस्तक में भी करों के विभिन्न पक्षों पर विश्लेषण पर विशेष ध्यान दिया गया। देखो, टैक्स आपको लगता होगा कि बड़ा सिंपल है, बट टैक्स इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स इफेक्ट दैट हैव द पॉजिटिव इफेक्ट, दैट हैव द निगेटिव इफेक्ट, ये लॉन्ग टर्म आपकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने यहां पर देखा था। तो राष्ट्रीय यानी जो नेशनल डेप्ट की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया, जहां एडम स्मिथ ने लोक व्यय के विवेचन पर प्रथम पंक्ति रखा, वहीं रिकार्डो और मिल ने करारोपण पर ज्यादा बात किया तथा लोक ऋण पर अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि टैक्सेशन पॉलिसी पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए तथा हमको पब्लिक डेप्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, 19वीं शताब्दी में अगर मैं बात करता हूं तो सी.एफ. बेस्टवेल का नाम आता है, और सी.एफ. बेस्टवेल ने 1892 में, ठीक है, की पुस्तक पब्लिक फिनांस पब्लिश हुई थी, पब्लिक फिनांस में, और इस श्रृंखला में डाल्टन की पुस्तक पब्लिक फिनांस 1922 में भी प्रकाशित हुई, जिसे अधिक ख्याति मिली। तो याद रखना, दो पुस्तकें एक ही नाम से आती हैं, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैं इसलिए रखता हूं कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि पब्लिक फिनांस, हु राइट द पब्लिक फिनांस बुक। तो बेस्टवेल ने भी लिखा और डाल्टन ने लिखा, और ये दोनों थिंकर अपने जमाने के बहुत श्रेष्ठ थिंकर माने जाते थे। तो इन थिंकर्स ने जब बात बताई तो विषय वस्तु उन्होंने बताया कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। तो इन्होंने बताया कि सरकार की आय, सरकार का व्यय का समायोजन ही पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट मैटर है। तो ये इन्होंने सब्जेक्ट मैटर के विषय में बात किया। उसके बाद
लोक वित्त के विषय क्षेत्र को उन्होंने बताया कि बहुत वाइड है। रिकॉर्डर मिल की तरह विशेष करों के प्रभाव के विश्लेषण के साथ कर के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या किया। कर के सामान्य सिद्धांत का मतलब होता है कि सिंपल थ्योरी ऑफ द टैक्सेशन पे बात किया कि टैक्स हमको कैसे लगाना चाहिए, टैक्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी टैक्स उठाइए सोचिए लगा दीजिए। याद रखना समाज में कई वर्ग रहते हैं, एक अपर वर्ग रहता है, एक मिडिल क्लास रहता है, एक लोअर क्लास रहता है। टैक्स तो सबके लिए समान लगाओगे ना, तो उसका इम्पैक्ट देखो। गरीब व्यक्ति जब टैक्स देता है तो उसको सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ता है, उसके लिए 10 रुपए बहुत भारी हो सकते हैं, लेकिन अमीर व्यक्ति के लिए वो 10 रुपए कुछ नहीं होंगे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप टैक्सेशन की बात करेंगे तो टैक्सेशन का सिद्धांत बनाएंगे और टैक्सेशन के सिद्धांत के अंतर्गत उसके सारे डायमेंशंस को आप सोचेंगे। तो वहीं एडम स्मिथ की परंपरा को अपनाते हुए उन्होंने लोक व्यय का विस्तृत अध्ययन किया, जैसे कर, लोक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ होना चाहिए, पब्लिक डेप्ट कहाँ से आना चाहिए, इन सब पे बात किया। इसलिए एलन तथा ब्राउनली, ठीक है, ने कहा कि लोक वित्त तेजी से लोक अर्थव्यवस्था का अध्ययन बनती जा रही है। यानी अर्थव्यवस्था में जो पब्लिक इकोनॉमिक्स है, अब देखो इसका पब्लिक पहले फिनांस था, नाम पब्लिक फिनांस था, अब ये पब्लिक इकोनॉमिक्स यानी इसका एरिया एक अर्थशास्त्र में हर जगह बढ़ता चला गया। तो जब एरिया बढ़ गया यानी पब्लिक फिनांस जो डायमेंशन था वो केवल एक लिमिटेड एरिया में न रह करके कई एरिया में ये वाइड हो गया, बढ़ गया। अब लोक वित्त की विषय वस्तु में आगे चलकर विभिन्नता आई। पीगू ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी अ स्टडी ऑफ द पब्लिक फाइनेंस से मिलती है, जिसका प्रथम संस्करण 1928 में प्रकाशित हुआ तथा तृतीय संस्करण 1947 में प्रकाशित हुआ। दोनों में कर के सिद्धांत के साथ साथ विशेष करों के गुण और दोषों पर विवेचना की गई। यानी उन्होंने टैक्सेशन पर, जैसे रिकॉर्डरों ने सबसे पहले बात की थी टैक्सेशन की, मतलब बहुत डीपली जो बात की थी रिकॉर्डरों ने, उसके बाद जो हमारे इकोनॉमिस्ट आए उन इकोनॉमिस्ट में उसने क्या हुआ कि जो थ्योरम थी और ऐड करते चले गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास शॉर्ट टर्म कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, और बाद में जो हमारे पास जो आपका लोक वित्त था, ये आपका फिस्कल पॉलिसी को एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में बनाया कि अगर अर्थव्यवस्था को अल्पकाल में इस्टेब्लिश करना चाहते हो, अल्पकाल में संतुलन में रखना चाहते हो, तो आपको फिस्कल पॉलिसी बहुत सोच समझ के बनानी होगी। और फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत क्या होगा, कौन कौन सा? सबसे पहले आपको टैक्स पॉलिसी बहुत अच्छी बनानी होगी, फिर आपको एक्सपेंडिचर पॉलिसी बहुत अच्छे से बनानी होगी, फिर आपका टैक्स पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी, इन सारे का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, तब भी आपकी इकोनॉमी प्रॉपरली ग्रो कर सकती है, अन्यथा इकोनॉमी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। आगे चल करके 1959 में R.A. मसग्रेव, ये बड़ा पॉपुलर नाम आता है 1959 में यानी 1960 के आसपास, और R.A. मसग्रेव की महत्वपूर्ण पुस्तक द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस प्रकाशित हुई। द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस प्रकाशित हुई, और इस पुस्तक की भूमिका में मसग्रेव ने लिखा कि रिकार्डो से लेकर के कीन्स तक शायद ही किसी ने अर्थव्यवस्था की क्रिया पर बजट नीति के प्रभाव को लिखा। अब देखो फिस्कल पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बजट पॉलिसी, और बजट नीति पर ऊपर जो हमने बात की थी कहीं पर चर्चा नहीं हुई। तो मसग्रेव ने सबसे पहले बात किया कि जो आपका पब्लिक फिनांस होता है उस पब्लिक फिनांस के अंतर्गत आपकी बजट पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और इस विषय को लेकर के इन्होंने बहुत डीपली बात किया। 1930 के दशक में बहुत अधिक प्रेरणा मिली जब राजकोषीय नीति की अवधारणा आर्थिक यांत्रिकी यानी इकोनॉमिक मैकेनिज्म में प्रवेश कर गई। देखो मैंने बताया था कि 1929-30 में जब हमारे पास महान मंदी पड़ी, तो महान मंदी के पूर्व हम अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक पावर पर ज्यादा विश्वास करते थे। हम ये कोई राजकोषीय नीति नहीं काम करती थी उस समय, क्योंकि ये राजकोषीय नीति का जो कॉन्सेप्ट आया वो कीन्सियन में आया। 1929 की महान मंदी के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो उन्होंने पॉलिसी जो फिस्कल पॉलिसी है उस पर बात की गई, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इकोनॉमिक मैकेनिज्म बन गया।
ठीक है, अर्थात प्रमुख है। इसमें लोक वित्त के प्रति हमारी दृष्टि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि मैक्रो आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत बजट नीति की भूमिका का विश्लेषण होने लगा। बजट नीति का इसमें विश्लेषण होने लगा। आगे चल करके जब हम बात करते हैं कि मस्ग्रेव इसको बात करते हैं, और मस्ग्रेव ने 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को, देखो इस कमी को दूर करने के लिए मस्ग्रेव ने 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को पब्लिक फिनांस के अंतर्गत जोड़ा, और वो 3 प्रमुख क्षेत्र थे। एलोकेशन फंक्शन, यानी अर्थव्यवस्था में जो हमारे पास संसाधन होते, सरकार कहां अपना पैसा खर्च करे, तो एलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन आवंटन कर, एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तथा स्थिरीकरण कार्य स्टेबलाइजेशन। तो कैसे अर्थव्यवस्था को हम स्थिर करें, तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का ये मुख्य कार्य है, जैसे राजकोषीय नीति है, वितरण का काम है, और स्थिरता लाने का काम है। ये इन पॉइंट पर इन्होंने बात किया। उन्होंने लोक वित्त की पारस्परिक विषय वस्तु जैसे करारोपण, लोक व्यय, लोक ऋण का विश्लेषण आवंटन, वितरण तथा स्थिरीकरण के दृष्टिकोण से करके जो आपका पब्लिक फिनांस था, इस क्षेत्र को काफी ज्यादा डेवलप करने की बात की जाने लगी। आगे जब मैं बढ़ता हूं तो आगे आपके पास जो पॉइंट आते हैं, हम वर्तमान की बात करते हैं। तो 1960 के दशक के पिछले 1970 के दशक में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का महत्व में ह्रास हुआ है। अब देखो 1936 में जब आपकी कीन्स की पुस्तक आई, उससे लेकर के 1960 तक मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत तेजी से डेवलप हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ह्रास हुए। इसके कारण क्या थे कि इस नीति को लागू करने में जो आपके पास व्यवहारिक कठिनाइयां थी, वो बहुत ज्यादा आ रही थी। आर्थिक विचारों के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई, और उसे हम लोग मॉडर्निज्म काउंटर रिवोल्यूशन कहते हैं। मौद्रिक अर्थशास्त्री आ गए, और इन मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच था, उसमें उन्होंने क्या किया कि नया अप्रोच लाया, जिसके परिणाम स्वरूप जो मैक्रो आर्थिक नीतियां थी, वो डिक्लाइन आप करके होती चली गई। अब हम बात करते हैं आगे। तो इस प्रकार जो हमारे पास पब्लिक फिनांस होता है, पब्लिक फिनांस में निम्न क्षेत्रों को समाहित किया गया। जैसे एक पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि सरकार को कहां कहां पर व्यय करना चाहिए, और उस व्यय के लिए नीतियां कैसे बने। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरकार जहां पर खर्च करेगी, निश्चित रूप से वहीं से मनी का प्रवाह धनात्मक होगा, और यह मनी का प्रवाह कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को लेकर के आगे आएगा। तो इसलिए जो हमको सार्वजनिक व्यय की नीतियां बनानी होंगी, वो बहुत अच्छे से बनानी होगी, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का दिशा निर्धारित करेगा। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है सार्वजनिक आय की पॉलिसी। तो हमको सार्वजनिक आय यानी कहां पर टैक्स लगाना है। अगर देखो गरीबों पर ज्यादा टैक्स लगा दोगे, गरीबों पर टैक्स ज्यादा लगा कैसे लगा सकते हैं, तो आंसर आपका होना चाहिए कि सर इनडायरेक्ट टैक्स इकोनॉमी में ज्यादा लगा दो, ऑटोमेटिक गरीबों पर टैक्स ज्यादा हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, इसका भार अमीर पर ज्यादा होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपकी इकोनॉमी में पॉलिसी हमने बनाया कि इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, तो निश्चित रूप से इकोनॉमी में गरीबों के ऊपर बर्डन पड़ने वाला है। तो आप ये पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आपको ये सोचना है कि हम रेवेन्यू जो कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दो माध्यम से हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, लेकिन कौन सा टैक्स की पॉलिसी को हमको इंप्लीमेंट करना होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से ज्यादा सोर्स जनरेट करें या इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। अगर हम डायरेक्ट टैक्स के अप्रोच को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमारी इकोनॉमी में इनइक्वलिटी डिक्लाइन करेगी और गरीबी भी डिक्लाइन करेगी। लेकिन अगर हमने इनडायरेक्ट टैक्स को ज्यादा बढ़ा दिया सार्वजनिक आय की नीतियों के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से इससे हमारे देश में गरीबी बढ़ती चली जाएगी और इनइक्वलिटी इंप्रूव होगी। तो इस प्रकार हमारी जो रणनीतियां कौन सी होती हैं, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सरकार किस तरह से अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर रही है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैंने बोला सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण मैंने बताया दो प्रकार का होता है। एक ऋण आपका आंतरिक ऋण होता है, आंतरिक ऋण होता है, और एक ऋण आपका होता है बाह्य ऋण। ठीक है, बाह्य ऋण।
तो आंतरिक ऋण वो होता है जब हम देश के लोगों से ऋण लेते हैं। तो जब याद रखना आप ऋण देते हो तो आपकी क्रय शक्ति पहले से घट जाती है। जब आप ऋण दे दोगे तो आपकी क्रय शक्ति घटेगी और क्रय शक्ति करने से एग्रीगेट डिमांड भी घटेगा और एग्रीगेट डिमांड घटने से एम्प्लॉयमेंट तथा इनकम लेवल भी डिक्लाइन करेगा। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आंतरिक ऋण का हरदम आंतरिक ऋण की पॉलिसी तब अपनानी चाहिए जब आपकी अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन से जूझ रही हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री में आंतरिक ऋण बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपका जो दूरगामी लक्ष्य है, जो आपका दीर्घकालिक लक्ष्य है, वो दीर्घकालिक लक्ष्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा। वहीं आपको इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाह्य ऋण को प्रमोट करना चाहिए। आपको विदेश से पैसा लेना चाहिए, दूसरे कंट्री से पैसा लेना चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो इससे लोगों की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी ज्यादा इंप्रूव करेगी। अब वित्तीय प्रशासन, वित्तीय प्रशासन का मतलब होता है कि आज के जमाने में आपने देखा होगा कि लोग टैक्स चोरी करते हैं। ठीक है, आप गलत जगह पे पैसा लगाते हैं, आपने एक प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने के लिए दिया, वो पैसा वहां तक नहीं पहुंच रहा। तो फाइनेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जिस टारगेट को लेकर के हमने पैसे कलेक्ट किए या हम एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, वो टारगेट बिना आपके सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन के कभी अचीव नहीं हो सकता। नाउ द नेक्स्ट है राजकोषीय या वित्तीय नीति। आपको फिर क्या होता है, राजकोषीय नीति बनानी पड़ेगी और एक श्रेष्ठ राजकोषीय नीति, मैंने राजकोषीय नीति के अंतर्गत बजट नीति, टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इनकम पॉलिसी, सारी पॉलिसी को सम्मिलित करके, तो इन 5 डायमेंशंस को हम समाहित करते हैं, तब जाकर के हमें पब्लिक फिनांस के विषय वस्तु प्राप्त होती है कि आखिर हम पब्लिक फिनांस के अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे और इसमें क्या क्या चीजों को हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया पांचों पॉइंट को इलेबरेट करके दिया गया है। मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर भी करूंगा, तो ये पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी। अब नेचर, ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास लोक वित्त की प्रकृति होती है, मैं बताऊं कि लोक वित्त की प्रकृति क्या होती है, ये विज्ञान भी है और कला भी है। कला का मतलब होता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ठीक है, कला क्या है, न्यूनतम त्याग के द्वारा हम अधिकतम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, टैक्स थोड़ा सा देते हैं, उससे हम ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज द आर्ट। साइंस क्यों है, क्योंकि इसको पॉलिसी बनाना है, इसको सैद्धांतिक रूप पे टेस्ट करना है और टेस्ट करने के बाद चीजों को इंप्लीमेंट करना है। तो हमारा जो ये लोक वित्त है, ये कला भी है और ये क्योंकि हम अपने इसको जीवन में समाहित कर रहे हैं, तो कला भी है और विज्ञान भी है। तो दिस इज द आर्ट एंड साइंस बोथ, यानी दोनों तरह से ये हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट होता है। तो ये हम प्राकृतिक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस, दोनों के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं और उसी के आधार पर इसकी स्टडी हम कंप्लीट करते हैं। एंड अब होता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक फिनांस, ये बात आती है कि हम इसका महत्व क्या है। तो याद रखना, जब मैंने बोला था कि जब हमारे पास क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे तो उन्होंने लेजर फेयर की बात कहा था, उन्होंने कहा था कि मार्केट मैकेनिज्म को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, मार्केट मैकेनिज्म को ऑटोमेटिक काम करने देना चाहिए। ठीक है, जब परिस्थितियां बदली, युग बदला, कब बदला युग, 1929 की महान मंदी के बाद। 1936 में जब कीन्स की बुक आई तो युग बदला, परिस्थितियां बदली। आज लग रहा है कि नहीं, लेजर फेयर जो आपके पास हस्तक्षेप की नीति है वो वास्तव में एक न्यूट्रल पॉलिसी थी। आज हम मार्केट मैकेनिज्म के जमाने पे काम कर रहे हैं, तो हमको मार्केट मैकेनिज्म के अनुसार ही अपने आप को ढालना चाहिए, अपने अनुसार काम करना चाहिए, तभी हम अर्थव्यवस्था को ज्यादा अधिक इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि राज्य की अब बढ़ती हुई क्रियाओं, वैगनर ने एक सिद्धांत दिया है कि राज्य को क्या करना चाहिए, आगे आना चाहिए और वो अपना जो एक्सपेंडिचर है, वैगनर का सिद्धांत, वैगनर एंड वाइजमैन तथा पीकॉक, 2 सिद्धांत बहुत पॉपुलर हुए, जिसमें ये बात बताई गई कि वैगनर ने कहा कि जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, राज्य के व्यय पूर्व की अपेक्षा बढ़ते चले जाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, राज्य के व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ द
स्टेट या एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यू इम्प्रूव, निश्चित रूप से बढ़ते जाते हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ती जाती है, हमारी नीड्स बढ़ती जाती है, तो राज्य का व्यय पहले की अपेक्षा बढ़ता चला जाता। बाद में पीकॉक वाइजमैन आए, पीकॉक वाइजमैन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में युद्ध या अशांति के कारण हम क्या करते हैं, एक ट्रैक पे चलते हैं, एक ट्रैक पे चलते हैं। अचानक जैसे हमारे पास कोविड हुआ, हमारा एक्सपेंडिचर कंटिन्यू बढ़ा, फिर हम धीरे उसी पे कांस्टेंट रहे, लेकिन जब हमारा क्या हुआ, कोविड खत्म हुआ, तो हम लौट करके वापस तो आते हैं, बट पूर्व की स्थिति में ना करके वहीं पर इकोनॉमी चलने लगती है। फिर कोई अशांति होती है, कोई घटना होती है, फिर हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अचानक बढ़ जाता है, और अचानक बढ़ने के बाद उतना ही चलता रहता। कोई युद्ध हो गई, ठीक है, महामारी फैल गई, तो अचानक सरकार का व्यय बढ़ जाता, और सरकार का व्यय बढ़ने के बाद वैसे चलता रहता है, और फिर जब घटता तो पूर्व के स्तर पर ना करके थोड़ा सा कम होता, फिर कंटिन्यू चलता रहता। तो इस प्रकार देखिए कि ये प्रारंभिक बिंदु है और ये एक अंतिम बिंदु है। अगर इन बिंदुओं को मिला देते हैं तो सरकार का व्यय पूर्व की अपेक्षा लगातार भविष्य में बढ़ता चला जाता है, लेकिन ये झटकों के कारण बढ़ता है। अचानक कोई ना कोई रीजन होता है, और उस रीजन में लोग टैक्स अधिक देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोविड के दौरान था, सरकार समझ रही थी, सरकार ने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आपको हमको देना पड़ेगा, तो लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बिकॉज ये आपदा है और आपदा में लोग देते हैं। तो सरकार एक्सपेंडिचर को, वो सरकार टैक्सेशन बढ़ाती है, लेकिन जब टैक्सेशन को कम करती है तो पूर्व के स्तर पर नहीं आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि ये हमारे पास क्या होता है, सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर को पहले से इंप्रूव किया। और इसी तरह फिर कीन्स आए, और कीन्स ने बताया, कीन्स का जो सिद्धांत था वो देखो को पूरी तरह से एक्सपेंडिचर पर डिपेंड था। अर्थात इन्होंने, कीन्स ने बताया था कि सरकार को पब्लिक यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यू इंप्रूव करना चाहिए, तब तक इंप्रूव करना चाहिए जब तक कि अर्थव्यवस्था इफेक्टिव डिमांड पॉइंट पर ना आ जाए, पूर्ण रोजगार बिंदु पर ना आ जाए। यानी अर्थव्यवस्था में इन्होंने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की बात किया था। और एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि C&I, ठीक है, कंजप्शन तथा इन्वेस्टमेंट में निवेश को इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पॉइंट पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया। फिर कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, और लिमिटेशंस के बाद मैंने आपके साथ लिमिटेशन को नहीं डिस्कस किया। लिमिटेशन आप समझ ही सकते हो कि सरकार चाहती है कि टैक्सेशन के द्वारा क्या हो जाए कि समाज में गरीब वर्गों पर कम भार पड़े तथा अमीर वर्गों पर ज़्यादा पड़े, लेकिन एक पर्टिकुलर क्लासिफाई हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना अच्छा स्ट्रांग मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम मेजरमेंट कर सकें कि प्रॉपर वो वास्तव में गरीब है या वो गरीब बनने का दिखावा कर रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं। तो इन पॉइंट्स के साथ मैंने आपको बताया कि पब्लिक, जो हमारे पास पब्लिक फिनांस क्या है, ये बात पे मैंने किया। और लोक वित्त तथा निजी वित्त पर मैंने कल भेद आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ कि क्या होता है। इसके प्लस जो इनकम एक्सपेंडिचर की बात मैंने अभी किया, और उद्देश्य की भिन्नता हो जाती है, तो ये सब पब्लिक तथा प्राइवेट एक्सपेंडिचर की बात ही कर रहे हैं। तो ये मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा। अब आप प्रश्न पूछिएगा कि कहाँ पर आपको समस्या आ रही है।